हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, इस वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पूछे गए हैं। सो ये अप टू 2019 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में इन वेरियस पार्ट्स। ओके, सो ऐसी ही सीरीज में आगे अपलोड करूंगा डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए या दूसरे फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स की। सो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको आप रेफर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में अभी 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क के जो क्वेश्चंस थे वेव करूंगा मैं, उसके बाद में आगे पार्ट में 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर ये करते रहूंगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। राइट, सो पहला क्वेश्चन था गाइस, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज in which it shows the oxidation state equal to its group number। Now सबसे पहले गाइस इस क्वेश्चन में सवाल उठता है कि ऑक्सो एनायन क्या है और जो मैग्नीज है इसका ग्रुप नंबर क्या है, तभी तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सो ऑक्सो एनायन बेसिकली गाइस वे एनायंस होते हैं जो कि ऑक्सीजन को रखते हैं। जिन एनायंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो ऑक्सी एनायंस होंगे। इनका ऑक्सी एनायंस का जनरल फॉर्मूला होता है AXOYZ नेगेटिव। जो जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं उनको आप ऑक्सी एनायंस बोलते हैं। और अगर इन ऑक्सी एनायंस में गाइस आप H जोड़ दें, यानी H, ये Z H के पास आ जाएगा, AXOY अगर ये लिख दें तो ये एसिड बनते हैं जिनको आप बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। आप कंफ्यूज मत हो, ऑक्सो एनायंस एंड ऑक्सी एनायंस सेम ही नाम होते हैं। राइट, सिमिलरली ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स। नाउ मैग्नीज का ग्रुप नंबर होता है गाइस 7B, या इसको आप जनरली 7th ग्रुप भी बोलते हैं। सो इसमें पूछा गया है बेसिकली कि वो ऑक्सी एनायन ऑफ मैग्नीज जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मैग्नीज की इज इक्वल्स टू +7। सो गाइज अब क्या करें, क्योंकि इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इक्वल टू है ग्रुप नंबर के, तो गाइज मैं आपको एक आइडिया देता हूं, एक थंब रूल देता हूं जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस में आपके यूज हो जाएगा। क्योंकि गाइज ये अदरवाइज आपको मैग्नीज के कितनी ऑक्सीजन स्टेट होगी, कितने ऑक्सी एनायंस होते हैं, या तो आपको ये याद हो या जो मैं अभी आपको एक थंब रूल बताऊंगा आप उसको समझ लें। देखिए गाइज, मैक्सिमम केसेस में 90 to 95% केसेस में जो हमारा मेटल है उसका जो ऑक्सी एनायन होता है, और अगर दिया गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है इक्वल टू हमारे ग्रुप नंबर के, तो हमेशा उसका एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जो कि 90 to 95% केसेस में सही होगा कि MOY नेगेटिव। यानी इससे अगर आप कंपेयर करें X भी 1 हो गया एंड Z भी 1 हो गया। सो अब इसमें इन्होंने कहा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की +7, तो इसका मतलब मुझे MnOY नेगेटिव में Y की वैल्यू पता करनी है। अब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 प्लस Y इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 एंड ओवरऑल इक्वल्स टू है इसके, यानी -1। सो इससे आप मेरा आया 7 - 2Y इक्वल्स टू -1, यानी 2Y इक्वल्स टू 8 एंड Y इज इक्वल्स टू +4। सो इसका मतलब अगर इस +4 को मैं इधर पुट कर दूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव। सो ये है आपका ऑक्सी एनायन जो रिक्वायर्ड है। इस ऑक्सी एनायन को जो मैग्नीज का है स्पेसिफिकली इसको क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट आयन। कि KNO4 जो फॉर्मूला होगा यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, उसमें अगर आप देखेंगे तो MnO4 नेगेटिव प्रेजेंट होता है। राइट, एंड हेंस पर मैग्नेट आयन। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Zn2+ salts are white while Cu2+ salts are colored. Why? नो इस क्वेश्चन में गाइज आपको ये भी पूछा जा सकता कि Zn2+ salts are colorless while Cu2+ salts are colored। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन, सॉल्यूशन एक ही रहेगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं कि बेसिकली जो डिफरेंस आता है इन दोनों में कहाँ आता है। सो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। सो जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो आप देखेंगे जो ये S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वे निकल गए और यहाँ पे 4s 0 हो गया। सिमिलरली कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 29 है वो ये है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो इस S ऑर्बिटल में था वो निकल गया, और जो इसमें D का एक ऑर्बिटल था उसमें से एक निकल गया, तो ये D9 हो गया। ठीक है गाइस, अब अगर आप गौर से देखें गाइस
कि जो ये इसमें जो सारे के सारे शेल्स हैं, सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं, दे आर कंप्लीटली फिल्ड। मतलब हम आउटर मोस्ट शेल की बात ही करते हैं जनरली। सो अगर इसमें देखेंगे तो एस में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो तीनों के जो 3 ऑर्बिटल्स है तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड सिमिलरली जो आपका डी है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप देखेंगे सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2-2, राइट। सो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम Cu2+ देखते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें S में तो पूरे हैं, p ऑर्बिटल्स में भी पूरा का पूरा है, लेकिन जब आप d सब शेल देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप देखें गाइस जो 5वां ऑर्बिटल है इसमें 2 के बजाय सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। नाउ गाइज कोई भी आयन के लिए या कोई भी कॉम्प्लेक्स को कलर शो करने के लिए उसके पास 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहला तो जो उसका डी सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स D1 to D9 होने चाहिए, यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन, D2 2 इलेक्ट्रॉन, D3 यानी D9 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर्ड शो कर सकता है, क्योंकि उस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होगा। और नाउ क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल है डी ट्रांजिशन शो करने के लिए। नाउ अगर मैं सिर्फ आंसर की बात करूं तो मुझे ये समझ में आ गया, बिकॉज देर इज अ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Cu2+ ion and hence it can show DD transition or therefore it is colored, but Zn2+ does not have any unpaired electron। इसका मतलब ये DD transition नहीं शो कर सकता और इसका मतलब ये कलरलेस या वाइट होता है। समझ में आपको ना? एक आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ ये DD ट्रांजिशन होता क्या है, ताकि आगे के जब भी आपके क्वेश्चन में आप देखेंगे मैं DD ट्रांजिशन डायरेक्ट बोल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए गाइस होता क्या है, वैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप पढ़ते हैं। सो जब भी कोई इनके पास कॉम्प्लेक्स आयन बनता है या कोई भी आपके पास लीगेंड आता है इनके पास, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा है अभी तक आया तो मेरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर समझेंगे गाइस, तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली गाइस जो टॉपिक है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम करते हैं कि जो जैसे ही कोई लीगेंड है यानी कोई नेगेटिव पार्ट है हमारे पॉजिटिव मेटल के पास आता है तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये 5, ये 3 और 2 के पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुए, नीचे का पार्ट को आप बोलते हैं T2G, राइट, और इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आप बोलते हैं EG, जिसमें 2 ऑर्बिटल है। समझ में आपको या नहीं? जो ये पहले 3 है यहां आए और ऊपर के 2 ही आए, ये बेसिकली क्या है, एनर्जी के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाते हैं, राइट, ये जो ऑर्बिटल्स हैं स्प्लिट हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल गाइस DD ट्रांजिशन में होता क्या है, जैसे सपोज 1 इलेक्ट्रॉन अभी मेरा अनपेयर्ड प्रेजेंट है, मैं बाकी फुल नहीं बढ़ा रहा हूं अभी, आप ये समझे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे ये ब्रेक हुआ, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन अभी इसमें है ऑर्बिटल में, ठीक है गाइस, इसमें भर गया। अब क्या होगा, जैसे ही कोई यूवी लाइट पड़ी इस पे, H न्यू, कोई भी व्हाइट लाइट, कोई भी सनलाइट फॉर एग्जांपल पड़ी इस पे, तो ये जो एनर्जी है इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिटल से उछल कर दूसरे ऑर्बिटल में आके कूद जाता है, राइट गाइस। जैसे ही ये एनर्जी आई, ये एनर्जी लेके दूसरे हायर एनर्जी के ग्रुप में पहुंच जाता है, और जैसे ही पहुंचता है कुछ लाइट थ्रो करता है, जो कि अगर देखिए लाइट फेंकेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वेवलेंथ विजिबल रेंज में आती है तो वो कलर शो करता है। आई होप गाइज आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस पूरे को आप बोलते हैं DD ट्रांजिशन, यानी D ऑर्बिटल के एक लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले D ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो गया उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, समझ में आया? तो इसकी वजह से बेसिकली ये कलर शो करता है, और इन दिस केस Zn2+ नहीं करता और Cu2+ करता है, क्योंकि इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए गाइज, हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा जैसे p ब्लॉक एलिमेंट्स भी 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, लेकिन जितनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स
ट्रांजिशन एलिमेंट रखते हैं, यानी मल्टीपल, यानी 4, 5, 6, इवन 7 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये इनके कंपाउंड्स स्टेबल रहते हैं, उतना पी ब्लॉक में नहीं होता। पी ब्लॉक में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, वो भी उनकी स्टेबिलिटी वेरी करती रहती है। लेकिन इसमें जो नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट का वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। सो ऐसा क्यों है? देखिए गाइज, बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल अगर आप देखेंगे तो NsN-1d, ये जो इनका आउटरमोस्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली इस फॉर्म में रहता है, राइट। यानी कुछ s ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ फॉर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो दोनों की एनर्जी है, यानी S सबशेल की एंड D सबशेल की, इन दोनों की एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम डिफरेंस। इसका मतलब जब कंपाउंड फॉर्मेशन की बात आती है तो जो S सबशेल है सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर सकता है कंपाउंड फॉर्मेशन में, और D जो सबशेल है वो भी कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आपको गाइस? नाउ व्हेन NS ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो जनरली ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन जब D सबशेल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, ये जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाते हैं। समझ में? तो मेन अगर आप आंसर कहेंगे कि ये क्यों इतने मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, वे बिकॉज इसमें S एंड D दोनों सबशेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 3d10 एंड 4s1 ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ना अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं यानी Cu प्लस बना दूं तो ये 3d10 बन जाता है, यानी s ऑर्बिटल लूज करा होगा, s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसने किसी दूसरे को डोनेट किया होगा, तभी एक आयनिक कंपाउंड बना होगा। फॉर एग्जाम्पल CuCl, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक्सेप्ट किया, तो ये यानी सिर्फ S के जो इलेक्ट्रॉन इसने पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है। लेकिन अब अगर मैं Cu2+ बना दूं यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा यानी 3d9, तो अब आप देखते हैं Cu2+ यानी CuCl2 अगर मैं बात लूं तो इसमें एक S के इलेक्ट्रॉन ने भी पार्टिसिपेट कर लिया और एक D के इलेक्ट्रॉन ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो इसकी तरह से इसकी मल्टीपल जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। यानी अगर मैं Cu3+ भी बना दूं तो देखेंगे 3d8 आ जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन D का और डोनेट हो गया, यानी D के इलेक्ट्रॉन ने और पार्टिसिपेट कर लिया। तो इस वजह से ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन एल्कली मेटल्स। व्हाई? देखिए गाइस, अगर इन दो डायग्राम्स को देखें आप, तो पहला है एक एल्कली मेटल का यानी सोडियम स्ट्रक्चर है ये बेसिकली, और जो दूसरा है एक ट्रांजिशन एलिमेंट का है टंगस्टन का। अगर मैं क्रूड टर्म्स में बात करूं तो बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वे मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, लेकिन जो आपके एल्कली मेटल्स हैं यानी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए गाइस, ये आप ये मान के चलिए कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गोंद का काम कर रहे हैं, यानी फेविकोल गम का काम कर रहे हैं। समझ रहे? चिपकाने वाला जो पदार्थ है, मटेरियल होता है, उसका काम कर रहे हैं। सो जितने ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही ज्यादा गोंद, उतना ही ज्यादा जो मेटल है, आयंस है उनके न्यूक्लियस, उनको चिपकाने में यूज होता है। समझना आपको? अब ये समझें कि जितना कम गोंद उतना ही वीक मेटेलिक बॉन्ड, जितना ज्यादा गोंद उतना स्ट्रोंग मेटेलिक बॉन्ड। यानी अगर ये इसमें मैंने सिर्फ छोटा थोड़ा गोंद लगा दिया, थोड़ा थोड़ा गोंद लगा दिया, तो ये जो बॉन्ड है अगर मैं यहाँ से इनको पुश करूं या हैमर से इसकी पिटाई करना शुरू कर दूं तो ये जो बॉन्ड बने हैं मेटल के बीच में, क्योंकि ये गोंद कम है, थोड़ा थोड़ा गोंद लगा हुआ है, तो ये जल्दी टूट जाएंगे। सपोज मैंने पीटा तो मेलेबल बोलते हैं ना, डक्टाइल बोलते हैं, तो ये टूट जाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वे ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छी तरह की गोंद से वे चिपके रहते हैं, बहुत ही बढ़िया गोंद से। तो जब मैं इनके ऊपर हथौड़े मारता हूँ, हैमरिंग करता हूँ इसकी, तो ये अच्छा गोंद, ज़्यादा गोंद लगे होने की वजह से इस पे अफेक्ट कम होता है। समझ रहे हैं आपको? तो ये आम भाषा में इसका सॉल्यूशन ये है। लेकिन आप इसको ऐसे भी याद रख से गाइज कि ग्रेटर द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको,
कि ग्रेटर द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस, समझ रहे हैं, और उतना ही ज्यादा हार्डनेस। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। जो हमने पहला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम इसमें लग जाएगा, यानी किसी और डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल के किसी ऑर्बिटल में मेरा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मेरा वो जो सॉल्यूशन है उसका कलर दे देगा। या मैं क्या कह सकता हूं इसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और चीज बोल सकते हैं कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है कोई, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ऑब्वियसली, तो वो कलर शो करता है। अब मैं क्या करता हूं, इन 4 के 4 आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाता हूं और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से कलर देगा, कौन कौन से नहीं देगा। सो गाइज ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेसिकली स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है। नाउ कंफ्यूज मत हो गाइज, AR मैंने सिर्फ आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, यानी कि ये पूरा का पूरा उठा के AR की जगह लिख दे तो कंप्लीट फील्ड हो जाएगा। जनरली मुझे आउटरमोस्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो स्कैंडियम यानी 21, तो इस 3+ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बन गए। देन सिमिलरली वेनेडियम में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन लगे, और Ti4+ में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Mn2+ में इनमें से S के निकल गए और D5 में रह गए। नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे, आपको या तो अनपेयर्ड देखें या फिर क्या से देख सकते हैं डायरेक्ट कि D1 से D9 तक किसी में मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मेरा बेसिकली कलर शो करता है। सो इसमें आप देखेंगे गाइज D1 to D9 में नहीं आ रहा है, D0 है तो ये नहीं है, इसमें D2 है तो ये हो गया। वैसे भी अगर आप गाइज ड्रॉ करना चाहें तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यानी एक ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें क्या है, खाली ऑर्बिटल है सारे। सिमिलरली इसमें D0 है तो ये नहीं है। अभी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन से D1 to D9 में वेरी करता है, यानी इसमें भी है पार्शियली फील्ड। कैसे दिखाऊंगा मैं इसको पार्शियली फील्ड को, सपोज 1 2 3 4 ये 5 ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 4 5 हॉर्न्स रूल फॉलो करते हैं ना कि पहले 1 सारे के सारे सिंगल फॉलो होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये भी कलर शो करेंगे, और ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेगा। आंसर आपका क्या है, V3+ एंड Mn2+ विल शो कलर्स। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कैंडियम यानी एटॉमिक नंबर इसका 21 है, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट कैल्शियम जो कि 20 एटॉमिक नंबर रखता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या, वे एलिमेंट्स जो इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स रखते हैं उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे D1 से D9 तक अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं आपको गाइस, यानी एटलीस्ट यानी पार्शियली फील्ड या इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। सो अगर स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो जो आउटरमोस्ट शेल है 3D1, यानी एक ये डी ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है, समझ रहे हैं, D1 है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इसका आउटरमोस्ट शेल में डी ऑर्बिटल है वो खाली है, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये नहीं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सिंपल था गाइज, 1 वर्ड थे, आगे बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आया है तो आगे भी देखते रहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। दे गाइज अगेन वही सेम क्वेश्चन पे रिपीट हुआ है, तीसरी बार सेम कंसेप्ट। दे गाइज ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स कलर शो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जब आयन बनते हैं ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन में, राइट, तो अगर उनके आयन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स रखते हैं या कहूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स रखते हैं, या फिर कहूं D1 to D9 अगर उनके ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वे कलर शो करते हैं। समझ में आपको गाइस? सो वही डी ट्रांजिशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और एनर्जी लेके जब थ्रो करेगा, अब जंप करने के बाद एनर्जी लाइट,
तो वो अगर जो एनर्जी की वेवलेंथ होगी अगर वो विजिबल रेंज में आ रही है तो विबग्योर यानी अकॉर्डिंग कलर शो करता है। आपको एक बात मैं और बता दूं गाइज, एक ट्रिक है। देखिए अगर आप एक सर्किल ऐसे बनाएं, ठीक है, ऐसे मैंने सर्किल बनाया और ये पॉइंट पे आप V एंड I लिख दें, यानी वॉयलेट, इंडिगो, विबग्योर होता है ना, इंद्रधनुष, VI इधर सेम कलर के होंगे लगभग, B, G, Y, O एंड R। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर आप ये माने आपके किसी एक्वस सॉल्यूशन ने, राइट, ये एक्वस सॉल्यूशन है किसी कॉम्प्लेक्स का, अगर मैं सपोज वॉयलेट लाइन या इंडिगो की लाइन जो होती है लाइट कलर की, वॉयलेट कलर की या इंडिगो कलर की लाइट इसमें डाली सॉल्यूशन के अंदर, तो ये बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपना उसको रिफ्लेक्ट करता है। यानी जब मैं लाइट डालूंगा तो कलर से पास होने के बाद दूसरे कलर की लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, जैसे अगर वॉयलेट या इंडिगो की आपने लाइट डाली तो अपोजिट इसमें क्या हुआ है, वाई यानी येलो, येलो कलर की लाइट उसमें दिखेगी। अगर आपने वॉयलेट इंडिगो के बजाय ग्रीन कलर की लाइट डाली होती फॉर एग्जाम्पल, तो यानी ग्रीन के अपोजिट क्या है, रेड, इस कलर से रेड कलर की लाइट दिख रही होती। समझ आपको, ये बेसिकली वेरी करता है सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है, तो आपको इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर रेड की मैं डालता तो रेड के अगेंस्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी ग्रीन दिखता। समझ आपको, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड ये कलर्स हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे गाइज आप नीट या जेई भी देंगे तो ये कंसेप्ट ही बेसिकली रिपीट होते हैं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो ये मेटल एटम है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, नाउ जो ये मेटल एटम्स हैं इनके बीच में कुछ स्पेस बचता है, जैसे ये स्पेस दिख रहा है आपको। तो अब इनके स्पेस में बेसिकली कुछ जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, तो ये जो छोटे एलिमेंट्स हैं साइज में ये इन जगहों को घेर लेते हैं, जैसे ये घेर रहे हैं। ये कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बोरोन भी हो सकता है, राइट। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब जो ये खाली स्पेस है, इन आप इनको माने कि ये दो एटम है, इनके बीच में जो जगह है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं छोटे एटम्स, राइट। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन जैसे, और ये जो कंपाउंड बनता है इसको आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ना तो ये कंप्लीटली आयोनिक होते हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टी कोई पूछे आपसे ऐसे बोल सकते हैं, ना तो दे आर कंप्लीटली आयोनिक एंड ना ही कंप्लीटली कोवेलेंट ही होते हैं। समझ में आपको गाइस। और इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे बेसिकली दे आर वेरी हार्ड मेटल्स, बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली स्ट्रोंग हो जाती है बहुत। इन इंटरस्टिशियल स्पेस को घेरने के बाद ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, ये जनरली केमिकली इनर्ट भी होते हैं। केमिकली इनर्ट मतलब जनरली ये दूसरे जो रिएक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते कंपाउंड्स, राइट। नाउ इनका मैं अगर एग्जांपल दूं आपको तो इस टाइप का दिखेगा। देखिए टाइटेनियम बना रहा है हाइड्रोजन के साथ TiH 1.3, इस तरह के लिखते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 1.3 प्रॉपरली स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स प्रॉपर नहीं होते, यानी पॉइंट्स में इस तरह से दिखते हैं। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल दूं आपको, वेनेडियम बनाता है हाइड्रोजन के साथ मिलकर, और कितने हाइड्रोजन, 0.54। समझ आपको बेसिकली गाइस। तो इस टाइप के ये कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी अगर आपको एग्जाम्स में कोई इस तरह के एग्जाम्पल दे दिए और आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो आप क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। जस्ट ये फ्रैक्शन में जो इनके या रेशनल जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इनको देख के। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होगी, राइट। सो क्यों बनाते हैं, बेसिकली इनके स्पेस को घेर लेते हैं ये छोटी जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, और ये आराम से एलॉय बना देते हैं बेसिकली, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली एग्जिबिट अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब दिखाते हैं आपके जो मेटल्स हैं या कोई आयंस, व्हेन दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स में
जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल में, यानी D1 टू ये D9 तक के इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके डी सबशेल में इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। यानी ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं इनके ट्रांजिशन के ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो सकते हैं। अगर ये अनपेयर्ड ना हो के इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों, जैसे D0 हो या D10, देन उस केस में इनको क्या बोलते हैं आप, डायमैग्नेटिक। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आएगा। बेसिकली पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक का डिफरेंस क्या है कि अगर इन कंपाउंड्स को, इन मेटल्स को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इन जो प्रॉपर्टीज है इनकी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स होंगे, आयंस होंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऊपरी तौर पे ये प्रॉपर्टी रहती है इनकी। राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग E0 M2 प्लस M। अगर गाइज आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये देखेंगे बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि ये हाफ सेल दिया हुआ है। राइट, आपने देखा होगा M2 प्लस M एक साल्ट ब्रिज होता है, इधर M1/M2 प्लस 3 प्लस कुछ इस टाइप से होता है, ये साल्ट ब्रिज है। इधर एनोड की रिएक्शंस होती हैं, इधर कैथोड की रिएक्शंस होती हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। आपने मेरी अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो देखी होगी प्रीवियस ईयर्स की तो इसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा, बट आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसमें समझ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि जो कॉपर है अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो एलिमेंट की है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, जो आपके देखिए अगर आपने डी ब्लॉक देखे होंगे तो 3 ये ग्रुप रहते हैं। राइट, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट होने से पहले। राइट, तो यहाँ पे एलिमेंट नंबर 21 टू 30 प्रेजेंट होते हैं, इन्हें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। राइट, ये 10 एलिमेंट्स है। तो बेसिकली जो ये सीरीज है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये दूसरी वाली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी, और ये बेसिक ये ठीक है, और जो तीसरी वाली हो जाएगी ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है यानी ये वाली, इसमें सिर्फ आपका एक कॉपर ही है जो कि पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, बाकी के नहीं। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंस है कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। दूसरे शब्दों में बोलूँगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कितना ज़्यादा है आपका, ये क्या डिसाइड करता है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जितना ज़्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी एलिमेंट का या आयन का, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा उस आयन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की कैपेबिलिटी होती है, यानी उतनी ही ज़्यादा आसानी से वे दूसरे किसी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है या खुद का रिडक्शन कर सकता है उतनी ही आसानी से। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या कर सकता हूँ, उतना ही बुरा वो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आपको? नाउ अगर मैं ये कहूँ कि इसको छोड़े कि कोई एक मेरा एलिमेंट है M1 जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सपोज 2 है, मैं वैल्यू में मत जाइएगा, ये सिर्फ एज्यूम कर समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक दूसरा मेरा एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 5 है, तो अगर मैं कहूँ किसका जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिडक्शन हो जाएगा, वो क्या होगा, रिडक्शन किसका होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ आपको? एजेंट क्या, दूसरे का काम करने वाला, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडाइज करवा रहा है, यानी दूसरे का ऑक्सीडाइज यानी खुद का रिडक्शन। अगर मैं इसी को ले लूं M2 प्लस, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी ये M में गया। समझ में आपको? यानी किसी दूसरे एलिमेंट से इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, ये हुआ, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। नाउ सपोज किसी X से इसने X2 प्लस में आया था और 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो कंप्लीट अगर मैं रिएक्शन देखूं तो M2 प्लस प्लस X प्रोवाइडेड M प्लस X2 प्लस, ये हो गया ना, ओवरऑल इनको ऐड कर दिया मैंने जस्ट। तो अगर आप देखेंगे M2 प्लस ने क्या किया, इसका हुआ रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन, यानी इसने
इसका रिडक्शन कर दी, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया और खुद का रिडक्शन कर दिया। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो सबसे पहली बात, पॉजिटिव रिडक्शन जनरली क्या होता है गाइज, रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव ही रहता है ना। इसकी वजह से क्या होता है गाइज, जब भी आप साल्ट या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते हैं, आपने देखा होगा जो रोड होती है ना, जनरली जो कॉपर की रोड होती है वो जनरली आपकी कैथोड की तरह यूज होती है। ज्यादातर एग्जाम्पल्स में देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर जिंक ले लूं तो जिंक एनोड की तरह यूज हो जाएगा। वो इसलिए होता है गाइज क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली पॉजिटिव है। ये आसानी से अपना रिडक्शन करा सकता है, यानी जो Cu2+ आयंस होंगे सॉल्यूशन में, वे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो सकते हैं और यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। इस पे समझ में आपको गाइस, क्यों इसकी कॉपर की आप कैथोड लेते हैं। बेसिकली कैथोड पे हमेशा, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, हमेशा ये एनोड होगा, ये इस पे हमेशा बेसिकली रिडक्शन होगा और इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, नो मैटर व्हाट कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है गाइस, समझ में आया ना। हो अब ये पॉजिटिव है तो क्यों है, अब ये इसका गाइस देखिए छोटा सा कंसेप्ट है समझने का। बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपके, जो कोई आयन है, एलिमेंट है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं। पहला है हाइड्रेशन एंथैल्पी, दूसरा होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड तीसरी होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये 3 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। ना देखिए हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर है सॉलिड स्टेट में, अब मैं उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देता हूं। अभी पूरी समझिएगा आप, रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई, यानी मुझे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैंने दी, मुझे एनर्जी देनी पड़ी रिएक्शन में इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जो अभी क्लोज थे उसको मैंने कुछ एनर्जी देनी होगी, तभी तो ये दूर दूर हुए होंगे, इसके जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, समझ में। तो इसलिए एटोमाइजेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी एंथैल्पी। अब क्योंकि मुझे कॉपर गैस में, अब मुझे इसका क्या किया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लेकिन ये अभी भी गैसियस स्टेट में ही है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, ये बेसिकली क्या है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। समझ में आपको गाइस, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन यानी मुझे एनर्जी देनी पड़ी इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकालने के लिए, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि एक्वस स्टेट में बात कर रहा हूं, तो जो Cu2+ गैसेस स्टेट में है, इसको मैंने अब एक्वस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ज्यादातर आयंस अपने एक्वस स्टेट में ही होते हैं। इस एक्वस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी, ΔH हाइड्रेशन। नाउ जनरली ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, ये क्या है, हमेशा नेगेटिव होती है। अब देखिए ये 3 है, इसको मैं क्या करता हूं, +1, ये देखिए एक ये प्लस, दूसरा ये प्लस और ये तीसरा नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होने के लिए ओवरऑल, अगर ये ओवरऑल जो एंथैल्पी रिक्वायरमेंट हुई आपकी, यानी ΔH एटोमाइजेशन, ΔH आयोनाइजेशन एंड ΔH हाइड्रेशन, अगर इस पूरे का काउंट आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव है तो रिडक्शन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आपको गाइस, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो जो उसका काउंट होता है पॉजिटिव होने का, वो बहुत ही ज्यादा होता है, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही कम होती है, लेस नेगेटिव, बहुत ही कम नेगेटिव होती है। ये जनरली एक फैक्ट है ये, बेसिकली अगर आप याद करना चाहें तो, क्योंकि ये जुड़ के इट इज मोर पॉजिटिव। लेट्स से कि अगर मैं वैल्यू में रखूं, सपोज ये 500 है +500, तो ये जो नेगेटिव का वैल्यू है सिर्फ -20 है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे यानी +480, मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ गाइज आपको, तो +480 है, यानी ओवरऑल जो इसकी एंथैल्पी है ये ग्रेटर देन 0 होती है, और जिसकी वजह से जो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है इसका पॉजिटिव होता है। समझ में आपको गाइज, आई होप। और कोई दिक्कत हो गाइज मुझे बताएं, पिंग करें, मुझे कमेंट्स में लिखें, राइट। सो बाकी के क्वेश्चन गाइज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपको इसको हेल्प करे तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।